नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पोटेंशियल फॉर फिजिक्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस थ्योरम की बात की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इसको देखने से पहले आप पहले उस वीडियो को देखें तो एक कनेक्टिविटी आप लोगों की बनी रहेगी। ठीक है, गॉस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस को हम ऐसे लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। ओके, ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। चार्ज, जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस के इक्वल होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉसेस थ्योरम या उसकी एप्लीकेशंस कई बार आ जाती हैं। तो पहली एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, बट वहां पर था विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजिंग द गॉस थ्योरम। क्लियर हो गया? देखो बेटा, हमारे पास मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है। हमारे पास क्या है? एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। यहां भी इंफिनिटी तक जाएगी और इधर भी हमारे पास कहां तक रहेगी? इंफिनिटी तक रहेगी। ये एक इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हमारे पास। क्लियर भाई? स्ट्रेट वायर है तो कैसी चार्ज डेंसिटी होगी इसके पास? इसके पास होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप ध्यान से समझेंगे, इसके पास कैसी डेंसिटी रहेगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी रहेगी। ठीक है, तो इस पर हमने मान लिया जो हमारे पास चार्ज है, इस पर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इस चार्ज से इस वायर के, जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर हमारे पास कोई पॉइंट है P। कौन सा पॉइंट है? P। इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया? तो आपको बात फिर से मैं बता दूं, जब भी हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो वहां सबसे पहले हमें एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। उस इमेजिनरी सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है भाई, अगर हम किसी वायर की बात करें तो वायर का शेप कैसा होता है? अगर हम ये वायर देख रहे हो, आप लोग देख पा रहे हो, तो ये एक वायर है। इस वायर का शेप कैसा होगा? सिलेंड्रिकल वायर होगी, शेप इसका सिलेंड्रिकल होगा। तो भाई सिलेंड्रिकल अगर वायर है तो इसके चारों तरफ जो क्लोज्ड सरफेस आप लोगे तो वो भी कैसी होगी? सिलेंड्रिकल होगी। क्लियर हो गया? तो कैसे सरफेस होगी? सिलेंड्रिकल सरफेस होगी। तो सिलेंड्रिकल सरफेस को हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। तो हम मान लेते हैं, हम इसके चारों तरफ, अगर ये r डिस्टेंस पे पॉइंट है तो हमें r रेडियस का सिलेंडर कंसीडर करना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस कुछ और होती, इसकी रेडियस कुछ और होती, तो हम उतनी डिस्टेंस का, हम उतनी रेडियस का सिलेंडर कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास r डिस्टेंस है तो हम r रेडियस का एक सिलेंडर कंसीडर कर लेंगे। क्या करेंगे? सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर लेंगे जिसकी रेडियस कितनी रहेगी? हमारे पास r रेडियस रहेगी। ठीक है, इसकी रेडियस रहेगी r, ये इसकी रेडियस रहेगी। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जितना हमने सिलेंडर का, ये वायर का जो पार्ट हम ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, उसको हमने L मान लिया। ये हमने एक सिलेंडर, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया इस वायर के चारों तरफ। ठीक है, और इसकी रेडियस है r और इसकी लेंथ है L। हमने इसकी जितना पार्ट हमने लिया है उसकी लेंथ हमने L ले लिया। दोस्तों, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो इस सिलेंडर के पास 3 फेस होंगे। एक फेस तो आपके पास ये है, देखो, इसको हम फर्स्ट फेस कहते हैं। एक फेस आपके पास ये है, देखिए, सेकंड फेस हो गया। और थर्ड आपके पास होगा ये CS, कर्व्ड सरफेस। किसी भी सिलेंडर के पास कितने फेस होंगे? देखो, आप अगर इसको देख पा रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे तो इसके पास कितने फेस हैं? 3 फेसेस होंगे। क्लियर हो गया? 3 फेसेस कैसे होंगे? देखिए, ये वायर इसके सेंटर से जाएगी तो एक फेस तो इसका इधर हो गया, एक फेस इसका इधर हो गया, और तीसरे इसके पास क्या होगी? कर्व्ड सरफेस। क्लियर हो गया? कर्व्ड सरफेस। अब इलेक्ट्रिक, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो कैसे जाएंगी? वो जाएंगी ऐसे। ये चार्ज वायर है तो इस वायर से परपेंडिकुलरली ऐसे जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये
ऐसे, और ऐसे ही अगर हम नीचे को देखेंगे तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे को जाएंगी, मींस सिलेंडर से सेंटर से बाहर को जाएंगे, ऐसे बाहर को, या इस साइड में ले सकते हो ऐसे बाहर को, क्योंकि सेंटर में वायर चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जाएंगी उससे रेडियली बाहर की तरफ हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? अब देखो बच्चों, हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, या एरिया को हम डीए, जैसे मैंने कल वाली थ्योरम में डीए लिया था, तो हम इसको डीए भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? क्या लिख सकते हैं? सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डीए। इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन कल पढ़ी थी हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डीए के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा किस किस सरफेस से पास होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस, एल एस मान लेते हैं इसको, ई डॉट डी ए वन मान लेते हैं, फर्स्ट सरफेस है लेफ्ट सरफेस, इससे पास होने वाला फ्लक्स, प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस आर एस, इसको हम ई डॉट डी ए टू मान लेते हैं। समझ रहे भाई? लेफ्ट सरफेस, यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, थर्ड कहां से पास होगा? कर्व्ड सरफेस, और थर्ड हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, उसको हम लिखेंगे ई डॉट डी ए थ्री मान लेते हैं। क्लियर हो गया? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज कितना हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू अ लेफ्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू अ लेफ्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू अ राइट सरफेस, प्लस फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। तो तीन सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब अगर हम देखें, इसी को हम आगे बढ़ाएं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, ये डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग है, तो हम ई डॉट डी ए को क्या लिख सकते हैं? बोलो क्या लिख सकते हैं? ई डी ए वन कॉस 90 डिग्री। क्लियर? क्यों लिख सकते हैं भाई? इस सरफेस का एरिया वेक्टर डीए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, दोनों के बीच में 90 का एंगल बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी ए वन कॉस 90, प्लस ऐसी राइट फेस में देखें तो इसका एरिया वेक्टर जाएगा इस डायरेक्शन में, डी ए टू की डायरेक्शन ये होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको भी? सरफेस इंटीग्रेशन राइट सरफेस के लिए क्या बन जाएगा? ई डी ए टू कॉस 90 डिग्री। क्लियर हो गया? प्लस अब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। भाई कर्व्ड सरफेस, इधर ध्यान समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं सरफेस के परपेंडिकुलरली, एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा। भाई कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के बिटवीन कितने का एंगल? 0 का एंगल। तो क्या लिखेंगे? ई डी ए थ्री, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? ई डी ए थ्री कॉस 0 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है। अब भाई cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 कितना होता है? 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो हमारे पास ये वाली टर्म 0 होगी, ये वाली टर्म 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? बोलो। फाई ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? सरफेस इंटीग्रेशन कर्व्ड सरफेस के लिए ई डी ए 3 के बराबर, cos 0 कितना हो गया? 1। क्लियर हो गया? अब फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसको हमने बाहर ले लिया। DA3 का अगर हम इंटीग्रेशन करें, DA3 का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, भाई सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ अगर DA3 निकाले हैं, भाई DA3 अगर हम निकाले हैं तो DA3 किसको किसमें पार्ट लिया हमने?
इस कर्व्ड सरफेस में एक छोटा सा पार्ट लिया है जिसको हमने dA3 कहा हुआ है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा क्या निकल जाएगा, कर्व्ड सरफेस का एरिया निकल जाएगा। और कर्व्ड सरफेस का एरिया ये भाई हमने एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है dA3, और पूरा अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, कितना हो जाएगा, dA3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh, और h की जगह हमारे पास l है तो हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2πrl लिखेंगे। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब अगर हम यहीं पर लगा दें अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होना चाहिए, बोलो, 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्या, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब टोटल चार्ज कितना है, Q। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। क्लियर। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो वो भी क्या निकाल रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इक्वेशन सेकंड को देखें वो भी क्या निकाल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, कितना मिल जाएगा, बोलो, क्या मिल जाएगा, E इंटू 2πrl इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। तो इससे अगर हम निकालें तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2πε0 Q L इंटू R। क्लियर हो गया। तो इसी को फर्दर अगर हम देखें हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग पॉज करके रोक सकते हैं, इसको देख नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/2πε0, इसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन L होल के अपॉन में R। Q अपॉन L को हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद है, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, और स्मॉल चार्ज के केस में dQ अपॉन dl लिखते हैं। तो यहां से हमारे पास E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा अपॉन R। हो गया। इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, इसी को अगर हम डायरेक्शन देखेंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगा। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2πε0 लैम्डा अपॉन r इंटू r कैप। ठीक है, r क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो जाएगा, आर कैप यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर आपको पता है किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाती है, वेक्टर बन जाती है। क्लियर हो गया। तो उस कंडीशन में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। समझ गए। तो अब यहां पर देखिए, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, हेंस फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए, हेंस ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। क्लियर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करें, सपोज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन है हमारे पास डिस्टेंस की। ठीक है, अब आप यहां से देखें क्या आ रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/, अगर हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है। तो कैसा ग्राफ बनेगा भाई बताओ, ऐसा ग्राफ बनेगा, क्या हो जाएगा, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो जितनी वायर से हमारी डिस्टेंस बढ़ते जाएगी उतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉसेस थ्योरम की नेक्स्ट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।